चलिए बात करते हैं उस हालिया विमानन संकट की जिसने हजारों यात्रियों को तो परेशान किया ही, पर साथ ही हमारी हवाई सुरक्षा और बड़ी कंपनियों की ताकत के बीच के रिश्ते पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। जरा सोचिए, सिर्फ 4 दिन, और इन 4 दिनों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। जाहिर है, देश भर के एयरपोर्ट्स पर जो अफरा तफरी मची वो अलग ही लेवल की थी। अब सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन अचानक जमीन पर क्यों आ गई। देखिए, दुनिया के सामने तो कई वजह बताई गई, लेकिन जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं वो किसी और ही ज्यादा गहरी और चिंताजनक वजह की तरफ इशारा करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मामला कितना बड़ा था। ये एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल गड़बड़ी थी और इसका सीधा असर पड़ा आम लोगों पर, जिन्हें जबरदस्त परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन बात सिर्फ फ्लाइट्स कैंसिल होने की नहीं थी। असली सवाल था जवाबदेही का। मतलब इतनी बड़ी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है? और ऐसा लग रहा था कि कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं था। अब कहानी में आता है एक बहुत जरूरी मोड़। सोर्स मटेरियल की माने तो ये पूरा संकट सीधे सीधे उन नए सेफ्टी नियमों से जुड़ा था जो पायलटों की सुरक्षा के लिए लाए गए थे। इन नियमों को कहते हैं FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। और ऐसा नहीं है कि ये नियम रातों रात आ गए। नहीं, ये पायलटों की थकान से जुड़ी जो गंभीर चिंताएं बढ़ रही थीं, उनका नतीजा थे। देखिए, पहले कम से कम 3 पायलटों की मौत का कारण उनके थका देने वाले शेड्यूल को माना गया था। तो ये नए नियम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए थे। लक्ष्य साफ था, क्रू और पैसेंजर दोनों की जान की हिफाजत करना। तो ये सिर्फ कोई नियम कानून का मामला नहीं था, ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल था। और इसीलिए इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो एयरलाइन ने पब्लिक में क्या कहा? उन्होंने मौसम की खराबी, छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतें, सर्दियों का बदला हुआ शेड्यूल, ये सब वजह गिना दी। लेकिन सोर्स मटेरियल का तर्क कुछ और है। उनका कहना है कि असली वजह यह थी कि एयरलाइन नए FDTL सेफ्टी नियमों के लिए तैयार नहीं थी और उनके पास इन नियमों को लागू करने के लिए जरूरी पायलट ही नहीं थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। एयरलाइन पर कार्रवाई करने के बजाय रेगुलेटर ने कथित तौर पर दबाव में आकर अपने ही बनाए नए सेफ्टी नियमों को या तो वापस ले लिया या उनमें ढील दे दी। तो सवाल उठता है कि भाई, एक अकेली कंपनी एक नेशनल रेगुलेटर पे इतना जबरदस्त असर कैसे डाल सकती है? खैर, इसका जवाब छिपा है इंडियन एविएशन मार्केट के स्ट्रक्चर में। सोर्स के मुताबिक अकेले इंडिगो का मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा है। मतलब बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक कंपनी के हाथ में है, जो उसे जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा ताकत देता है। और जब इसमें टाटा की एयरलाइंस को भी जोड़ दें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इंडिगो और टाटा ग्रुप, ये 2 ग्रुप मिलके देश के 90% से भी ज्यादा एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। सोर्स मटेरियल में इसी को ड्यूओपोली यानी द्वैधिकार कहा गया है। और उनका तर्क है कि जब बाजार में ऐसी स्थिति हो तो ये कंपनियां सरकार पर दबाव बना सकती हैं, और क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं तो कंज्यूमर के हितों को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। तो ये जो पूरा मामला है, इसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे कॉर्पोरेट पावर और सरकारी पॉलिसी के बीच के जो पेचीदा रिश्ते हैं उनका एक लक्षण माना जा रहा है। सोर्स एक और पहलू की तरफ भी ध्यान खींचता है, वो ये कि एयरलाइन के प्रमोटर ने पॉलिटिकल पार्टियों को अच्छा खासा चंदा दिया है। डेटा के मुताबिक कुल 56 करोड़ में से 31 करोड़ रुपए सत्तारूढ़ बीजेपी को और 25 करोड़ रुपए 3 दूसरी पार्टियों को दिए गए। अब जाहिर है, ये फैक्ट्स पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस की पारदर्शिता पर सवाल तो उठाते ही हैं। इसलिए इस संकट को एक अकेली घटना के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े पैटर्न के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। आरोप यह है कि केंद्र सरकार एक प्राइवेट फर्म के सामने कमजोर दिखी। साथ ही UDAN जैसी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के 15 एयरपोर्ट्स का काम ना करना, ये सब एविएशन सेक्टर में कथित सरकारी कमियों की तरफ इशारा करता है। तो आखिर में ये पूरी घटना एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। जब मार्केट पर कब्जा और पब्लिक की सेफ्टी आमने सामने हो तो असली कीमत कौन चुकाता है? ये सवाल हमें कॉर्पोरेट पावर, रेगुलेटर की जिम्मेदारी और हम सब की सुरक्षा के बीच के नाजुक बैलेंस के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।